नील हम पति पत्नी का लाडला बेटा था, क्योंकि उसके अलावा हमारी कोई और औलाद नहीं थी। मेरा पति अपने बेटे की हर बात मानता था और बदतमीजी नील की रग रग में बस चुकी थी। वो मुझसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उससे यही कहा करता था कि नील, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो, तो मेरे बहुत ही लाडले हो। कच्चे दिमाग में जब ये बातें बार बार डाली जाती हैं तो बच्चा गलत रास्ते पर चल ही पड़ता है। बदतमीजी खुद ब खुद उसके अंदर भरने लगती है। नील के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। वो पूरे घर में ऐसे रहता जैसे वो पूरे घर का मालिक है और मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे याद नहीं कि उसने मुझे कभी माँ कहा हो। मेरा नाम कोमल था और वो मुझे कल्लो ही कहकर पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे कल्लो कहकर पुकारा था तो मुझे लगा शायद मेरा पति नील को डांटेगा और उसे मना करेगा ऐसा बोलने से, लेकिन मेरे पति ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया था। फिर मैंने ही नील को मना किया था कि इस तरह नहीं बोलते, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मम्मी कहा करो। लेकिन वो बहुत ही ढीठ था, कहने लगा नहीं, मैं तुम्हें कल्लो ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उसके बोलने का अंदाज बहुत ही बदतमीज लगा था और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा पति उस समय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और नील स्कूल के लिए। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया तो कहने लगा कल्लो, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं खाना। उसकी इस बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा मुझे मम्मी कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वो कहने लगा तुम कल्लो हो और मैं तुम्हें यही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा कर रख देगा। नील जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरा पति कमरे से बाहर निकला और नील से उसके रोने की वजह पूछने लगा। नील ने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगा इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे मम्मी के बजाय कल्लो कह रहा था। मेरी बात तो मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं और जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुम्हें बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन में ले गया और जलते हुए चूल्हे पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह से चीख पड़ी थी। मैं चिल्लाने लगी थी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर दया नहीं आई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा खबरदार, जो तुमने दोबारा नील पर हाथ भी उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति इतना निर्दयी हो सकता है, वो भी एक बच्चे की खातिर। जब बाप ही अपनी पत्नी को बच्चे के सामने इज्जत न दे तो बेटा क्यों इज्जत देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। समय इसी तरह से गुजरता रहा। नील अब 12 साल का हो गया था और उसकी बदतमीजी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर जरा सा भी देर हो जाता तो तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं बना था। घर में कल की सब्जी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि आज वही नील को दे दूंगी। स्कूल से वापस आया तो मैंने मुश्किल से उसके लिए ताज़ा रोटी बनाई थी। वो सीधा किचन में आया और कहने लगा कल्लो, रोटी नहीं बनाई अभी तक, न जाने तुम क्यों इतनी आलसी और कामचोर हो। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है, मैंने खाना टेबल पर रख दिया है। लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी और बोला तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। मैं बुखार में अब भी तप रही थी, मेरा सर पूरी तरह से चकरा रहा था। लेकिन नील भी शायद अपने बाप की तरह निर्दयी था, उसके अंदर भी कोई एहसास नहीं थे। कहने लगा ये ड्रामा मेरे साथ मत करो और चलो अभी कभी खाना बनाओ। लेकिन मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरा, क्योंकि मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, खाना बनाना तो दूर की बात थी। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा जो खाना बना है वही खाओ, और फिर जाकर मैं अपने कमरे में लेट गई थी। वो चीखता चिल्लाता हुआ मेरे पास आया, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नए सिरे से खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता था, लेकिन आज नील के फ़ोन करने पर जल्दी ही घर आ गया था। मैं उस समय भी बुखार में तप रही थी, दवा खाकर अभी सोई हुई थी जब वो आया और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाकर बिठा दिया। कहने लगा कामचोर औरत, तुझे मैं इसलिए ब्याह कर नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। मैंने अपने बच्चे की खातिर तेरे बाप को 10 लाख रुपये दिए थे। ये कहकर वो मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं घसीटती हुई किचन में चली आई थी और मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, मैं खाना कैसे बनाऊंगी।
मैं अभी सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और फिर चूल्हा ऑन करने के बाद उसकी फ्लेम पर मेरे हाथ रख दिए और फिर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगा था। मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था, जब पति ने मुझ पर हाथ उठाया तो दर्द की टीसें पूरे शरीर में उठने लगी थीं और मैं चीख मार कर बेहोश हो गई थी। उसके बाद पति कितनी ही देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद नहीं। जब आँख खुली तो देखा कि मैं ऐसे ही किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा शरीर दर्द की वजह से दुख रहा था। बुखार अब भी था, मगर इसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था, तभी मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। नील चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने एक हिकारत भरी मुस्कुराहट से कहने लगा, जब नौकरानी मालिक की बात न माने तो इसका यही हश्र होता है। मुझे उस रोज़ उससे बहुत ही नफरत महसूस हुई थी, मगर इसके बावजूद मैं उससे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो घर का मालिक था। यही सब तो वो सुनता आ रहा था। पति ने मुझसे अगले कई दिन तक कोई बात नहीं की और ना ही मुझे दवा लाकर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए अपना इलाज कर रही थी। इसके बाद तो जैसे भी हालात हों, चाहे मर भी रही हूँ, तभी मैं नील की बात को कभी रद्द नहीं करती थी। उसके लिए ताज़ा खाना बनाती, उसकी हर बात मानती, उसके हर तंज को खामोशी से सुन लेती। मगर इसके बावजूद उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। वो नील से बहुत प्यार करता था और मुझे सख्ती से ऑर्डर कर रखा था कि मेरा बेटा जो कहे उसके हुक्म के आगे जबान मत चलाना। इस घर में रहना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मेरी यही कोशिश होती थी कि बाप बेटे को शिकायत का मौका न दूं। मेरी सारी हसरतें तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थीं। नील अब बड़ा होता जा रहा था, मगर उसकी नफरत और बदतमीजी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो मुझे कभी भी तमीज़ से बुलाता ही नहीं था। एक दिन वो घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे की तरफ गई तो मुझे अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो नील अंदर बैठा हुआ था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट के कश लगा रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर नील के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिगरेट पीने की। लेकिन उसके बाद नील ने तो हद ही कर दी। वो गुस्से से उठा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, मगर उसी समय मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने गुस्से से नील की तरफ देखा। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वो मुझे धक्का देकर इंतहाई हिकारत से कहने लगा कि चल निकल यहाँ से। तू मेरी माँ नहीं, सिर्फ एक नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि तू सिर्फ घर की सफाई कर सके और तू मेरी देखभाल कर सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे भी ज़्यादा बुरा हश्र करूँगा। उसके मुंह से आज ये शब्द सुने तो मैंने खुद को एक तिनके से भी हल्का महसूस किया। मैं नील की माँ बनकर उसकी परवरिश कर रही थी और वो मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा था। मैं रोते हुए उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, ये सच था कि मैं उसकी सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही। मैंने उसे माँ बनकर पाला पोसा था और इस उम्र तक पहुँचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही रद्द कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके नील के पापा के साथ भेजा था। मेरा संबंध बहुत ही गरीब घराने से था और नील के पापा जैसे अमीर इंसान का रिश्ता आना मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी, मगर नील के पापा बड़ी उम्र के इंसान थे। उनका एक बेटा था नील, जिसकी उम्र उस समय 10 साल थी, मगर मेरे माँ बाप ने जरा भी सोचे समझे बगैर मेरी शादी नील के पापा से कर दी, क्योंकि शादी के समय नील के पापा ने मेरे बाप को 10 लाख रुपये दिए और ये शर्त भी रखी थी कि आपकी बेटी कोमल मेरे बेटे का हर हुक्म मानेगी, उस पर कभी हाथ नहीं उठाएगी। पैसे देकर मेरे माँ बाप ने उनकी ये शर्त मान ली थी और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे यही कहा था कि तुम उस घर में दूसरी पत्नी बनकर जा रही हो। नील का एक माँ की तरह ध्यान रखना, उसकी हर बात मानना, उसे कभी शिकायत का मौका मत देना और ना ही अपने पति को कोई शिकायत का मौका देना। ये ना हो कि नील की वजह से वो तुम्हें घर से निकाल दे। ये बात अपने दिमाग में बिठाए रखना। तुम्हारा बाप एक मजदूर है, उसके सर पर और भी बच्चों का बोझ है। माँ की नसीहत मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी और यहाँ तक आ गई थी। और शादी की रात जब मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वो कमरे में आया ही नहीं था, क्योंकि नील उनसे बिना मतलब की जिद करके उन्हें अपने पास रोक चुका था। जब वो कुछ देर के लिए मेरे पास आए और हमने अभी कुछ बातें ही की थीं तो एक बार फिर धड़ल्ले से नील दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था और जिद करते हुए अपने पापा को अपने साथ ले गया।
मुझे मेरे पति ने कभी ये नहीं कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो, ये घर तुम्हारा भी घर है, तुम इस घर की मालकिन हो। उसने कहा था तो ये कि ये घर और मेरा सब कुछ सिर्फ मेरे बेटे नील का है और वो इस घर का मालिक है। और आज इस मालिक ने मुझे मेरी असल हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब मेरा पति घर आया तो मैं नील की हरकत के बारे में उन्हें साफ शब्दों में बताने लगी, मगर नील तो उनके सामने साफ मुकर चुका था। कहने लगा कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये औरत जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। नील के पापा को कुछ शक हुआ तो उन्होंने कमरे की तलाशी ली, मगर वहाँ भी कुछ नहीं मिला और वो उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़े और मुझे बातें सुनाने लगे। कहने लगे, अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले 100 बार सोचना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए यहाँ लाया था और तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की देरी भी नहीं लगाऊंगा। मैं अब बहुत थक चुकी थी, मुझसे अब और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। मगर मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, उन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। मुझे सब कुछ देख कर भी खामोश रहना पड़ा था। यूं ही समय तेजी से गुजरता गया और नील जवान होता गया। मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई थी। लेकिन एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। नील 16 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भगवान ने मेरी गोद भर दी थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद मेरे पति के दिल में भी मेरी अहमियत बढ़ जाती। ये सोचकर मैं खुश हो गई थी और ये खबर सुनकर मेरा पति भी खुश हुआ था। उसका रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। लेकिन ये बात नील से बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो मुंह सुजाए बैठा हुआ था, लेकिन मैंने भी उसकी परवाह नहीं की थी। एक दिन मैं दोपहर को उठी, सोचा कि रात के लिए खाना बना लूं। लेकिन जैसे ही किचन में दाखिल हुई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसला था और अगले ही पल मैं मुंह के बल जोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में किसी ने पहले से ही तेल गिरा दिया था, जिसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया था। मेरे पेट में तेज दर्द उठा था और मैं चीखने लगी थी जब नील हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ था। कहने लगा, तू अपने सपोलियों को मेरी जायदाद में हिस्सेदार बनाना चाहती थी, आज मैंने वो भी ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी को भी मैं कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं वहीं पड़ी तड़पती रही थी। नील बाहर चला गया था। पति घर आया तो मुझे लेकर डॉक्टर के पास गया। मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। इसका इल्ज़ाम भी मेरे पति ने मुझ पर ही लगाया था कि तुम देख कर काम नहीं कर सकती हो क्या। समय गुजरता गया और नील अब 19 साल का हो चुका था और उसकी आदतें अब और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थीं। कई रातें वो घर से बाहर रहता, झूठ बोलकर अपने बाप से पैसे लेता। उसकी संगत इतनी ख़राब थी कि मोहल्ले से शिकायतें आना शुरू हो गई थीं। मगर नील के पापा को तो उस पर अंधा विश्वास था। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तो वैसे भी नहीं थीं, बस एक आस और उम्मीद के सहारे जी रही थी कि कभी तो भगवान मुझे कोई खुशी देगा। लेकिन ये उम्मीद भी भगवान ने छीन ली। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। जब तक उनका साया मेरे सर पर था मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। वो जैसे भी थे मेरे पति थे और मैं इस घर में सुरक्षित थी। मगर अब उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। नील तो वैसे भी मेरा कुछ था ही नहीं। वो भला क्या मुझसे मोहब्बत करता। अपने बाप के मरने का भी उसको जरा भी दुख नहीं हुआ था। वो तो अब अपने बाप के पैसों से ज़िंदगी के मज़े लूटने लगा और मुझसे और भी ज़्यादा बदतमीजी करने लगा था। और एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। वो एक लड़की को घर ले आया। वो लड़की उस समय बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। नील उसे डांट कर चुप करवाने लगा और कहने लगा कि मैंने तेरी कीमत चुकाई है। मैं कभी नील को देखती तो कभी उस लड़की को देखती। नील उस लड़की को उसके नशेड़ी बाप से खरीद कर लेकर आया था। वो लड़की रोते हुए मुझसे कहने लगी कि दीदी, भगवान के लिए मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। नील गुस्से से कहने लगा कि मैं अभी के अभी तुमसे सारी कीमत वसूल करके रहूँगा। फिर नील मेरी तरफ मुड़ा और बोला, तुम जाओ और मेरा कमरा सजाओ। लेकिन मैं किसी तरह उस लड़की को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। वो लड़की डर के मारे मुझसे लिपट कर मुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। नील का दिल उस लड़की पर आ गया था। पहले उसने उसे मनाने की कोशिश की, मगर वो उसके झांसे में नहीं आई, तो आज उसके नशेड़ी बाप से उसे खरीद कर घर ले आया था। नील इस हद तक गिर सकता था मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उस लड़की को नील से छुड़वाकर अपने पास खड़ा किया और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वो ढिठाई की हद पार करते हुए मेरे पास आया, बोला, क्या करेगी तू? तू कर भी क्या सकती है? तुझे भी तो मेरा बाप खरीद कर ही लाया था। तू मुझे धमकी देगी? इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़की को इधर कर। मैंने नील को डांटा और कहा कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हरगिज नहीं करने दूंगी।
अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। मगर नील तो जैसे आग बबूला हो चुका था। वो मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जबान लड़ाती है। आज मैं तेरा वो हश्र करूँगा कि जब तक दुनिया कायम रहेगी तेरी जैसी औरतें याद रखेंगी। मैं मारे डर के उसे देखने लगी थी। इससे पहले कि मैं नील से कुछ कहती, नील मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और धक्का देकर सामने बेड पर गिरा दिया। मैं हैरत और अविश्वास से उसे देख रही थी। आखिर नील क्या करने वाला था। नील ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं हैरानगी से देखती रही कि आखिर वो करना क्या चाहता है। वो मेरे पास आया और अपने शर्ट के बटन खोलता हुआ बोला कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। उसके ये घिनौने शब्द सुनकर मेरी जान निकल चुकी थी। आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था। मैं उठकर उसकी तरफ देखने लगी और अचानक ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ पूरी ताकत से उसके चेहरे पर दे मारा। वो बिलबिला उठा था। मैं उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म करो, मैं तुम्हारे लिए माँ का स्थान रखती हूँ। अंधे मत बनो। तुम कितने घटिया इंसान हो। खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नर्क में भी तुम्हें जगह न मिले। नील का पारा हाई हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी पकड़ में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करनी चाहिए वो सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली माँ सही मगर उसकी माँ थी, उसके स्वर्गीय बाप की पत्नी थी। मैंने जैसे तैसे उसे खुद से दूर किया। कमरे से बाहर निकलना चाहा मगर उसने दोबारा मुझे बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोच कर गालियाँ बकता हुआ मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। मैंने आज तक अपने माँ बाप की बहुत लाज रखी थी, खुद पर बहुत जुल्म सहे थे मगर कभी किसी से शिकवा नहीं किया था। लेकिन आज नील जैसे दरिंदे इंसान को सबक सिखाना जरूरी था। मैंने फौरन हिम्मत करते हुए साइड टेबल पर मौजूद कांच का गुलदान उठाया और नील के सर पर दे मारा। मैंने उसके सर पर कई बार किए थे। वो ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसके सर में कांच के टुकड़े घुस चुके थे। मैं हाँफती हुई नील को देखते हुए बोली, थू है तुझ पर और तुझ जैसों पर। तू तो वो नासूर है जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। नील जमीन पर गिर पड़ा था और तड़प रहा था और मदद मांग रहा था। नील की अब से लेकर बचपन की सारी बातें, सारी बदतमीजियाँ मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूमने लगी थीं। मैंने एक नज़र अपने शरीर पर डाली। मेरे बिखरे बाल और कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। थोड़ी ही देर में नील का शरीर ठंडा हो चुका था। वो अपनी असली जगह पर पहुंच चुका था जहां उसे जाना चाहिए। जब नील मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो मेरी चीखों से मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। नील के केस के जुर्म में मैं जेल जा चुकी थी। 2 महीने बाद जज साहब ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। जज साहब ने फैसला सुनाया था कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कुछ भी किया वो ठीक किया। नील जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जिस लड़की को नील लेकर आया था वो वापस अपनी माँ के घर जा चुकी थी। मैं आज अकेली रहती हूँ। मेरे माँ बाप ने आज तक मेरा पता नहीं किया। उन्होंने मुझे 10 लाख में बेच दिया था। मैं आज तक बहुत रोती हूँ। अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ मगर इस बात से डरती हूँ कि वो मुझे फिर से ना बेच दें। नील अपने बाप की सारी दौलत गलत कामों में उड़ा चुका था। अब मेरे पास सिर्फ यही एक घर बचा था जिसमें मैं रह रही थी। जिंदगी का अकेलापन मुझे काट खाने को दौड़ता है। मैं भगवान से रो रो कर अपने लिए प्रार्थना करती हूँ कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ये सज़ा मिली। और शायद भगवान को भी मुझ पर दया आ गई थी। जिस लड़की को मैंने नील से बचाया था एक दिन वो अपने माँ के साथ मेरे पास आई थी। उसने बताया कि उसका नशेड़ी बाप नशे की हालत में कहीं गिर पड़ा था और फिर वो इस दुनिया से चला गया। आज वो लड़की, उसका भाई और उसकी माँ अकेले रहते हैं। वो लड़की जिसका नाम नीलम था वो अपने भाई का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। लेकिन मैं किसी भी तरह शादी नहीं करना चाहती थी। उसका भाई देखने में अच्छा खासा स्मार्ट और उम्र सिर्फ 29 साल थी, जबकि मेरी उम्र 31 साल हो चुकी थी। वो मुझसे 2 साल छोटा था। लेकिन उसकी माँ ने मेरे आगे अपनी झोली फैला दी। कहने लगी कि तुम जैसी औरत अगर मेरी बहू बनेगी तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। मेरा बेटा भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। मैंने नीलम की माँ से थोड़ा समय मांगा था और जब मैंने ठंडे दिमाग से इस बात पर गौर किया तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। शायद मेरी ज़िंदगी से दुखों का दौर ख़त्म हो चुका है। अब तक मैं नील के पापा के साथ रहकर कौन सा खुश थी जो उसके नाम की विधवा बनकर पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ।
मैंने नीलम की माँ से शादी के लिए हाँ कर दिया। 2 दिन बाद ही बहुत ही सादगी से मेरी और आशीष की शादी हो गई थी। शादी के बाद मैं नीलम और नीलम की माँ को अपने साथ अपने घर ले आई थी। आशीष से शादी करने के बाद मैंने जाना कि पति का प्यार क्या होता है। आशीष मुझे दिलो जान से चाहता है, मेरा इतना सम्मान करता है कि कभी कभी आंखों में आंसू छलक आते हैं और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। दोस्तों, आशीष से शादी करने का फैसला मेरा सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।